हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस हब। तो आज 1 फरवरी को 2 जगह पेपर था। मैंने आप सबको पहले भी बताया था, उत्तराखंड में और त्रिपुरा में। तो उत्तराखंड वालों को तो क्वेश्चन पेपर अवेलेबल करवाया गया था। आज हम यहाँ पे सेट बी है जो सॉल्व करने वाले हैं। जो लोग पेपर दे के आए हो, आप लोग अपने आंसर है जो मिला लीजिए। पूरा ऑफिशियल पेपर रहेगा यहाँ पर। पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन है जो ओनली नर्सिंग से आए हुए थे, अदर देन कुछ भी नहीं आया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ की जो उत्तराखंड का पेपर होता है, यहाँ पर सिंगल लाइनर क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं। जिन्होंने भी मेडिकल नर्सेज हब की बुक्स, ओनली सिंगल बुक की मैं बात कर रही हूँ, कंप्लीट गाइड फॉर एनएचएम एंड सीएचओ लगा के देखी होगी या फिर पिछले 4-5 महीने की क्लासेस देखी होंगी, उनका पेपर मैं एक गारंटी ले सकती हूँ कि 100 में से आपके 99 क्वेश्चन हैं जो सही जाएंगे। और जिनके जो भी डाउट रह जाए, आप लोग बेझिझक होकर मेरा जो ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है वहाँ पे भी पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर जिन्होंने पेपर दिया था उनके पास हार्ड कॉपी होगी इस पेपर की। जिन्होंने नहीं दिया था और जो लोग अपकमिंग टाइम में पेपर देंगे उनके लिए क्वेश्चन बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। और जो लोग त्रिपुरा वाले पेपर दे के आए हैं, एज़ पर स्टूडेंट रिव्यू के, कैंडिडेट रिव्यू के, उनका कहना है कि पेपर बहुत ही अच्छा आया था। और जिन्होंने, कुछ लोगों ने तुक्के भी लगाए हुए हैं क्योंकि 50 क्वेश्चन आए थे, स्पेशली उन्होंने रीजनिंग में लगाए हैं। लेट्स से क्योंकि 0.25% है जो नेगेटिव मार्किंग थी यहाँ पर, बट पर क्वेश्चन 2 मार्क्स थे। तो यहाँ पे यदि मैंने पहले भी बताया था 8 क्वेश्चन में तुक्के लगाएंगे जब आपका एक सही क्वेश्चन है जो गलत हो पाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम इस पेपर को देखते हैं कि किस तरीके का पेपर आया था। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हुए थे। क्वेश्चन था वो है आपको, A nurse must aware of the eating of maize lead to। तो एज अ नर्स आपको पता होना चाहिए कि मैजे और कॉर्न खाने से क्या होता है। वेरी वेरी, पेलाग्रा, स्कर्बी या फिर फायरोडर्मा, कौन सी प्रॉब्लम होगी यदि क्या खाते हैं, यदि मैजे या फिर कॉर्न खाते हैं तो क्या होने के चांसेस होंगे? होने के चांसेस होंगे पेलाग्रा। क्या होगा? पेलाग्रा। और ये क्यों होगा? नियासिन की कमी के कारण। किसके कारण? नियासिन की कमी के कारण। तो यहाँ पे आपको याद रखना है। हो सकता है आपके नेक्स्ट एग्जाम में आ जाए और ये क्वेश्चन कई एग्जामों में रिपीट भी हुआ है। आपको पता होना चाहिए कि कॉर्न या फिर मैजे डेली खाने से क्या हो सकता है? पेलाग्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ सोसाइटी इज द। तो सोसाइटी की जो फंडामेंटल यूनिट है वो कौन सी है? फंडामेंटल यूनिट है जो सोसाइटी की वो कौन सी है? ग्रुप, फैमिली, मैरिज या फिर किनशिप। तो परिवार जो है यहाँ पर क्या है? परिवार और फैमिली क्या है? फंडामेंटल यूनिट है सोसाइटी की। अगला क्वेश्चन था हमारा, पॉलीगैनी इज डिफाइंड एज। तो पॉलीगैनी का मतलब यहाँ पे क्या है? हैविंग वन वाइफ एट अ टाइम, हैविंग मोर देन वन वाइफ साइमल्टेनियसली, या फिर हैविंग 2 हस्बैंड एट अ टाइम, या फिर मैरिंग अ सेकेंड वाइफ आफ्टर डिवोर्सिंग द फर्स्ट। तो यहाँ पर पॉलीगैनी का मतलब क्या है? पॉलीगैनी का मतलब यहाँ पे क्या है? पॉलीगैनी का मतलब होगा कि एक से ज़्यादा वाइफ होना, वो भी सेम टाइम पर। हैविंग मोर देन वन वाइफ साइमल्टेनियसली, जस्ट लाइक राजाओं के टाइम पर होता था, एक राजा की कई रानियाँ होती थी, उस तरीके से यहाँ पर। नेक्स्ट है, और ये जो हैविंग 2 हस्बैंड एट अ टाइम या मोर देन 1, तो ये भी राजाओं के टाइम पर, स्पेशली जो पांडव थे, द्रौपदी थी, उनमें इस टाइप का रिलेशन था। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी ग्रुप। तो यहाँ पर सेकेंडरी ग्रुप का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है? यूनिवर्सिटी क्लासेस ग्रुप, ग्रुप ऑफ कोवर्कर, एथलेटिक टीम या फिर फैमिली। तो सेकेंडरी ग्रुप का नहीं है, दैट मीन्स किसका होगा? प्राइमरी का होगा। तो यूनिवर्सिटी क्लास ग्रुप में अलग अलग जगह के लोग आएंगे तो ये तो सेकेंडरी हो गया। ग्रुप ऑफ कोवर्कर्स, यहाँ पर भी अलग अलग तरीके के लोग होंगे, एथलेटिक टीम में भी होंगे। बट जो फैमिली है, क्या है? परिवार है, ये किस तरीके का हो जाएगा? ये हो जाएगा प्राइमरी ग्रुप। किस तरीके का? प्राइमरी ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड द एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। तो जो पेनिसिलिन है एंटीबायोटिक है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, तो ये किसने इसकी खोज की थी? ऑप्शन में है आपको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एडवर्ड जेनर, सैलमान वाक्समैन या फिर नन ऑफ द अबव। तो पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
the relationship between drug concentration and its effect is called। तो किसी भी मेडिकेशन की कॉन्सेंट्रेशन और वो किस तरीके से असर करती है उसके बीच का जो रिलेशन है वो क्या है? फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोडायनामिक्स, फार्माकोजेनोमिक्स या फिर फार्माकोविजिलेंस, क्या कहलाएगा? ये फार्मा से रिलेटेड क्वेश्चन है, लास्ट टाइम भी आया था। लास्ट टाइम बट फार्माकोकाइनेटिक्स आया था, बट इस टाइम क्या आया है? डायनामिक्स आया है। याद रखिए, लास्ट टाइम जब उत्तराखंड में पेपर हुआ था तो फार्माकोकाइनेटिक्स आया था, इस बार फार्माकोडायनामिक्स आया है। मैंने आपसे कई बार रिक्वेस्ट की है कि आप कहीं का भी पेपर देते हैं, पर्टिकुलर किसी भी स्टेट का देते हैं, तो आप एक बार सब जगह के पेपर आपके पास अवेलेबल हो जाएं, आप लोग लगा लीजिएगा। इवन जो ऑप्शन रहते हैं उनमें से भी आपको इवन आपके मन में ये चीज़ आ जाएगी कि नहीं अभी हमें फार्माकोडायनामिक्स पढ़ना है, काइनेटिक्स पढ़ना है, विजिलेंस के बारे में भी पढ़ना है। तो इसीलिए मैं आपसे कई बार रिक्वेस्ट कर चुकी हूँ, आगे भी करती रहूँगी कि आप लोग कोई सा भी एग्ज़ाम देते हैं एक बार पेपर ज़रूर लगाया कीजिए। फिर है द एंटीडोट फॉर मॉर्फिन ओवरडोज। यदि मॉर्फिन है जो ओवरडोज हो जाती है तब कौन सा एज एन एंटीडोट के तौर पे दिया जाएगा? एन एसिटाइलसिस्टीन, एस्मोलॉल, एट्रोफिन सल्फेट या फिर नैलोक्सोन। जो नैलोक्सोन है एज अ एंटीडोट, मतलब यहाँ पर यदि मॉर्फिन ओवरडोज हो जाती है तो इसके असर को कम करने के लिए नैलोक्सोन है जो दिया जाएगा। फिर एक क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन कैन कॉज टूथ डिस्कलरेशन इफ टेकन ड्यूरिंग टूथ डेवलपमेंट। यदि टूथ डेवलपमेंट के टाइम पर हमने मेडिकेशन ली तो हमारे दांतों का कलर परमानेंटली भी और टेम्प्ररी भी क्या हो सकता है? चेंज हो सकता है। तो वो कौन सी मेडिकेशन होगी? यहाँ पर पूरी एंटीबायोटिक ही दी गई है, पेनिसिलिन है, टेट्रासाइक्लिन है, मेट्रोनिडाजोल और सिप्रोफ्लॉक्सासिन है, कौन सी होगी? डिस्कलरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल मानी जाने वाली एंटीबायोटिक होगी, वो कौन सी होगी? वो होगी हमारी टेट्रासाइक्लिन। क्या होगी? टेट्रासाइक्लिन है जो इस तरीके की मेडिकेशन है। इसीलिए आपको जब भी कोई भी मेडिकेशन के बारे में बात करें, स्पेशली अलग अलग मेडिकेशन के अलग अलग साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो यहाँ पर यदि आपको दांतों के कलर बदलने की बात हो तो टेट्रासाइक्लिन हो सकती है, डॉक्सीसाइक्लिन हो सकती है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है। नेक्स्ट वन, हु प्रपोज्ड द थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। तो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है जो किसने दी थी? डेविड प्रेमैक, एल्बर्ट बांड्रा, इवान पाब्लो या फिर B.F. स्किनर। तो ये थ्योरी दी थी इवान पाब्लो ने। किसने? इवान पाब्लो ने। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेज इन द प्रोसेस ऑफ मेमोरी। तो यहाँ पर मेमोरी की प्रोसेस कौन सी नहीं है? नॉट अ स्टेज ऑफ प्रोसेस ऑफ मेमोरी, रिटेंशन, रिकॉल, रिकॉग्निशन या फिर रीऑर्गेनाइजेशन। तो मेमोरी की प्रोसेस में आपका रिटेंशन आएगा, रिकॉल आएगा, रिकॉग्निशन आएगा, बट रीऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा। क्या होगा? यहाँ पर रीऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा। जिनके पास सेट बी है वो मिला सकते हैं अपने क्वेश्चन, और जिनके पास ए है तो आपके क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। आप लोग क्वेश्चन है जो सीक्वेंस चेंज रहता है जब भी आपके सेट वाइज पेपर दिए जाते हैं, बट क्वेश्चन सेम रहते हैं, तो आप लोग भी मैच करते जाइए। नेक्स्ट वन, व्हेन एन इंडिविजुअल एट्रीब्यूट्स देयर ओन फेलियर्स एंड डिफिकल्टीज टू अदर इट इज़ नोन एज। तो यहाँ पर जब कोई भी लोग अपने फेलियर को दूसरे पर, आप अपनी वजह से फेल हुए हैं उसका जिम्मा किसी दूसरे के सिर पे डालें, तो ये क्या, कौन सी डिफेंस मैकेनिज्म हो रही है इस्तेमाल? रिप्रेशन, प्रोजेक्शन, सब्लिमेशन या फिर डिनाइल। डिनाइल मतलब तो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे आप। यहाँ पे आपने अपनी फेलियर का जिम्मा अपनी बीवी के ऊपर या किसी वाइफ ने अपने फेल होने का रीज़न अपने बच्चों को दे दिया, तो वो कहलाता है क्या? प्रोजेक्शन। क्या है? प्रोजेक्शन। नेक्स्ट वन, जीन पियागेट थ्योरी इज प्राइमरली बेस्ड ऑन। तो जीन पियागेट थ्योरी है किस बेस पे काम करती है? साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी है, क्या है? मोरल डेवलपमेंट थ्योरी है, साइको सोशल डेवलपमेंट या फिर कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो एज पर जीन पियागेट ने जो थ्योरी दी थी, यहाँ पर थ्योरीज में से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, जीन पियागेट की जो थ्योरी है वो बेस्ड ऑन है कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर। किस पर? कॉग्निटिव डेवलपमेंटल थ्योरी। नेक्स्ट वन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द बेस्ट मेथड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। तो यदि कॉन्फ्लिक्ट होता है, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है? जब दो चीज़ों के बीच में आप फंस जाते हैं
तो उसको रिजॉल्व करने की सबसे अच्छी मेथड कौन सी है? फोर्सिंग, कॉम्प्रोमाइजिंग, कोलैबोरेशन या फिर नन ऑफ दीज? तो जो लोग पेपर दे के आए हैं, मैं फिर से आपसे कहती हूँ, आप लोग अपने क्वेश्चन मैच करते जाइए। तो ये कोलैबोरेट, जब भी आप दो चीज़ों के बीच में फंस जाते हैं तो कोलैबोरेट करके, मतलब आपस में चीज़ें सुलझा के उससे क्या कर सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं। वही है यहाँ पर। नेक्स्ट वन, विच वैक्सीन टिपिकली लीव्स अ परमानेंट स्कार आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन? तो कौन सी वैक्सीन परमानेंट स्कार फॉर्मेशन करती है? परमानेंट स्कार बनाने वाली वैक्सीन है BCG, बैसिलाई कालमेटिक यूरिन, ट्यूबरक्लोसिस से प्रोटेक्ट करने के लिए दी जाती है। अभी परसों मैंने एक क्लास में देखा था, एक बच्चे का, एक स्टूडेंट्स का कमेंट था कि क्या है लाइफ टाइम के लिए? बिल्कुल भी नहीं है। अब यदि आपको बचपन में लगी होगी तो ओनली आपको 20 साल की उम्र तक ही प्रोटेक्ट करती है। आफ्टर दैट ये बेअसर टाइप हो जाती है हमारे शरीर में। तो आप याद रखिए, लाइफ टाइम के लिए नहीं है ये, एट द टाइम ऑफ बर्थ दी जाती है और 20 साल तक ही ये प्रोटेक्शन है जो कर सकती है। नेक्स्ट वन इज the stage of malaria fever include all of the following except। तो मलेरिया की सभी स्टेज है, मलेरियल फीवर की सभी स्टेज हैं किसी एक को छोड़कर। फेब्राइल स्टेज, कोल्ड स्टेज, हॉट स्टेज, स्वेटिंग स्टेज। तो यहाँ पर कौन सी स्टेज नहीं है? तो वो होती है फेब्राइल स्टेज। कौन सी? फेब्राइल स्टेज। मलेरिया की जो यहाँ पर स्टेज होती हैं, 3 स्टेज हैं, कोल्ड, हॉट, स्वेटिंग। क्या है? कोल्ड, हॉट। कोल्ड स्टेज का मतलब जब भी ठंड दे के बुखार आता है, स्पेशली गांव वाले एरिया में, आप देखना सबसे पहले आपका मलेरिया के लिए ही टेस्ट किया जाएगा। मतलब आपको बहुत ज़्यादा असहनीय ठंड लगेगी, आपको सिवरिंग भी हो सकती है। विगरस सिवरिंग का मतलब बहुत ज़्यादा कपकपाहट के साथ ठंड लगेगी। फिर आपको आती है हॉट स्टेज। मतलब यहाँ पर हॉट स्टेज का मतलब है कि आपको ऐसे लगेगा कि आपकी स्किन से है जो आग निकल रही हो, जो 2 से 6 घंटे के अंदर आपको इस तरीके से लगते रहेगा। फिर आफ्टर दैट जब आपने 2-3 रजाई ओढ़ ली, उसके बाद आपको पसीना आ गया, तो आपको लगेगा कि बुखार उतर गया है, बुखार है जो उतर गया है। थोड़ा बहुत आपका टेम्परेचर भी डिक्लाइन होगा, एक्चुअल में होगा, लेकिन यहाँ पर फेब्राइल स्टेज है जो इसका पार्ट नहीं है। नेक्स्ट वन, द एब्रीविएशन AEFI AMPCHO एग्ज़ाम में आई थिंक 2024 के पेपर में आया था। AEFI का मतलब क्या है यहाँ पर? एडवर्स इफेक्ट फॉलोइंग इंजेक्शन, एडवर्स इफेक्ट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन, एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन या फिर एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इंजेक्शन। तो AEFI का मतलब होता है एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन। क्या है? एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी प्रिवेंशन? तो प्राइमरी प्रिवेंशन का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है? विटामिन ए सप्लीमेंटेशन, एडमिनिस्ट्रेशन INH मतलब आइसोनियाजिड टू अ बेबी ब्रेस्ट फीड बाय स्पुटम पॉजिटिव ट्यूबरक्लोसिस मदर, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन फॉर ट्यूमर डिटेक्शन या फिर पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन। दैट मीन्स यहाँ पर यदि प्राइमरी प्रिवेंशन का नहीं है तो अब सेकेंडरी या टर्सरी लेवल का हो सकता है। प्राइमरी प्रिवेंशन में आप क्या करते हैं? हेल्थ एजुकेशन देते हैं, वैक्सीनेशन लगाते हैं, ताकि बीमारी हो ना पाए उसके पहले ही आप क्या कर रहे हैं, उसको प्रिवेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर विटामिन ए सप्लीमेंटेशन प्राइमरी में आएगा, विटामिन ए सप्लीमेंटेशन प्राइमरी में आएगा। अब पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन भी प्राइमरी में आएगा। अब बचता है आपको एडमिनिस्ट्रिंग INH टू अ बेबी। यहाँ पे बेबी को आइसोनियाजिड दे रहे हैं, बेबी को दी जा रही है क्योंकि माँ TB पॉजिटिव है, लेकिन बच्चे को कुछ भी नहीं है। दैट मीन्स बच्चे को भी आप प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये भी आपका प्राइमरी प्रिवेंशन होगा। अब जो आपको बचता है वो है BSE मतलब ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन फॉर ट्यूमर डिटेक्शन। है प्राइमरी प्रिवेंशन का पार्ट नहीं है। इस तरीके से है जो थोड़ा सा लॉजिक लगाने हैं कि आपको लगेगा कि मदर को TB है, दैट मीन्स सेकेंडरी है, लेकिन बच्चे को तो कुछ भी नहीं है और बच्चे को आप आइसोनियाजिड दे रहे हैं ताकि माँ TB पॉजिटिव है तो बच्चे को TB ना हो, लेकिन बच्चे को फिलहाल कुछ भी नहीं है, तो ये भी प्राइमरी प्रिवेंशन का पार्ट है। नेक्स्ट वन इज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। तो विश्व जनसंख्या दिवस हम कब मनाते हैं? 11 मई को, 11 जुलाई, 10 मार्च या फिर 10 दिसंबर? 11 जुलाई। क्या है? 11 जुलाई। नेक्स्ट इज इन हिली एरियाज अ सब सेंटर इज एस्टेब्लिश्ड फॉर अ पॉपुलेशन ऑफ अप्रोक्सीमेटली। तो
तो हिली मतलब जो पहाड़ी और ऊबड़ खाबड़ एरिया हैं वहाँ पर सब सेंटर कितनी जनता के बीच में होगा। तो ये देखिए, यदि प्लेन है तो 5000, ट्राइबल और हिली है तो 3000 में। इतना आपको याद रखना है। यदि प्लेन पूछें कभी तो 5000 में, और यदि ट्राइबल और हिली एरिया है तो 3000 में एक सब सेंटर होगा। अब वही 1 PHC आपको यदि पूछ लें, 1 PHC इक्वल टू 6 सब सेंटर, ये भी आपको एग्जाम में आता है, की पॉइंट है, आप इसको नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, a healthy newlywed couple ask for the best contraceptive method, which of the following should the nurse recommended। तो एज अ नर्स आपको पता होना चाहिए, यदि कोई न्यूलीवेड कपल आपसे पूछता है कि सबसे अच्छी मेथड क्या होगी कॉन्ट्रासेप्शन के लिए, तो आप उसको क्या कहेंगे? नई नई शादी हुई है, कौन सी मेथड आप उसके लिए बताएंगे? वेरियर मेथड, रिदम मेथड, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स या फिर इंट्रायूट्राइन डिवाइस। IUD इंसर्ट करने की सलाह तब तक नहीं दी जाती है जब तक आपका एक बच्चा ना हो गया हो, क्योंकि IUD के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट भी हैं। दूसरा, यहाँ पर रिदम मेथड से फेलियर होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। न्यूलीवेड कपल को इमीडिएट प्रेगनेंसी तो कंसीव करनी नहीं, इसीलिए वो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड अपना रहे हैं, तो ये भी नहीं आपका काम होगा। वेरियर मेथड आप बिल्कुल सजेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि नई नई शादी हुई और उनके लिए जो उनका रिलेशनशिप है वो भी ख़राब हो सकता है, तो ये भी नहीं आप सबसे बेस्ट करेंगे OCP पिल्स। कौन सी? ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। क्लियर है? नेक्स्ट वन, अ रिस्ट्रिक्शन और लैक ऑफ एबिलिटी टू परफॉर्म एन एक्टिविटी विथ ह्यूमन रेंज इज रिफर्ड टू एज। तो यदि हमारी क्षमता के बारे में पूछा है, रिस्ट्रिक्शन और लैक ऑफ एबिलिटी, हमारी क्षमता क्या हो गई हो, कम हो गई हो या बची ही नहीं हो किसी भी एक्टिविटी को करने की, वो क्या? हैंडीकेप, इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी या फिर रिटार्डेशन, ये कहलाएगा डिसेबिलिटी। क्या कहलाएगा? डिसेबिलिटी। नेक्स्ट वन, द इंक्यूबेटरी पीरियड फॉर पोलियोमाइलाइटिस इज टिपिकली। तो पोलियो का इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? 1 to 2 वीक्स, 1 to 3 days, 1 month या फिर 7 to 14 days। तो एक्चुअल में 2 वीक्स, 1 week to 2 weeks होता है, तो यहाँ पर 1 weeks to 2 weeks को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? 7 to 14 days, 2 हफ्ते मतलब 14 दिन। तो यहाँ पर इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब क्या होगा? जब भी हमारे शरीर में कोई भी बैक्टीरिया वायरस एंट्री करता है, उसके बाद हमारा शरीर जो पहले लक्षण दिखाता है वो कहलाता है इंक्यूबेशन पीरियड। और अब इंक्यूबेशन पीरियड यहाँ पर क्या होगा? 7 से 14 दिनों का। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट, आशा स्टैंड फॉर, तो आशा का फुल फॉर्म होता है एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। क्या है? एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। जैसा मैंने आपसे कहा, अभी हम क्वेश्चन नंबर 23 तक पहुंच गए हैं। पूरा पेपर बहुत ही इजी है, सिंगल लाइनर क्वेश्चन आए हैं पूरे। जिन्होंने ओनली मेडिकल एंड नर्सेज हब की कंप्लीट गाइड फॉर NHM CHO को फॉलो किया होगा, या जो 40 पेपर प्लस 42 मॉडल पेपर सॉल्व किए होंगे, उनसे पूरा पेपर बन गया होगा। नेक्स्ट वन, द टोटल ब्लड वॉल्यूम ऑफ अ टर्म न्यूबॉर्न एट बर्थ इज अप्रॉक्सीमेटली। तो टोटल ब्लड वॉल्यूम कितना होता है टर्म न्यूबॉर्न में, जन्म के समय? एट द टाइम ऑफ बर्थ टोटल ब्लड वॉल्यूम कितना होगा? 80 ml पर kg, 100 ml पर kg, 120 ml पर kg या फिर 150 ml पर kg। तो एक न्यूबॉर्न और टर्म बेबी पूछा है। टर्म न्यूबॉर्न का मतलब बच्चा 37 हफ्ते के बाद पैदा हुआ है। कितना? 37 हफ्ते की प्रेगनेंसी के बाद बच्चा पैदा हुआ है, तो उसमें जो ब्लड वॉल्यूम होगा वो होगा 80 ml पर kg। नेक्स्ट वन, द नॉर्मल हेड सर्कमफेरेंस ऑफ अ फुल टर्म इन्फेंट एट बर्थ इज। तो यहाँ पर हेड सर्कमफेरेंस कितना होगा फुल टर्म इन्फेंट का? 22 to 28 सेंटीमीटर, 28 to 33 सेंटीमीटर, 33 to 35 या फिर 35 to 39। तो एट द टाइम ऑफ बर्थ जो फुल टर्म इन्फेंट है, यहाँ पे भी देखिए फुल टर्म इन्फेंट कहा गया है, तो यहाँ पर फुल टर्म इन्फेंट का हेड सर्कमफेरेंस होगा 33 to 35 सेंटीमीटर। कितना? 33 से 35 सेंटीमीटर। नेक्स्ट वन, क्रैकर स्पॉट। क्रैकर स्पॉट साइन इज ऑल्सो नोन एज स्कार्फ साइन, कर्निंग साइन, मैकपिन साइन या ब्रुजिन्स्की साइन। तो यहाँ पे जो साइन आपको दिख रहे हैं कर्निंग्स और ब्रुजिन्स्की, तो किस में देखने को मिलते हैं? ये देखने को मिलता है मेनिंजाइटिस। क्लियर? ये मेनिंजाइटिस का है और ये भी मेनिंजाइटिस का है। दोनों किसके हैं? मेनिंजाइटिस के हैं।
मैक्विन साइन क्या है यहाँ पर? मैक्विन साइन देखने को किस में मिलता है? हाइड्रोसेफेलस में। किसमें? हाइड्रोसेफेलस में, जो लार्ज साइज हेड होगा बेबी का और जिसमें CSF क्या हो जाएगा? एक्यूमुलेशन देखने को मिलेगा वो। और यही क्रैकर स्पॉट क्या कहलाता है? मैक्विन साइन। क्या है? क्रैकर स्पॉट है जो साइन देखने को मिलता है हाइड्रोसेफेलस में। जो आपने एक लार्ज साइज बेबी की इमेज आपके माइंड में आती है, ये वही है। CSF या तो बहुत ज़्यादा बन जाता है तो वो प्रॉपर फ्लो नहीं हो पा रहा है किसी भी ऑब्स्ट्रक्शन के कारण, तो वही है यहाँ पर क्रैकर स्पॉट। लाइक जैसा मटके को आप चटके हुए मटके को बजाएंगे वैसा साउंड आएगा, वैसे ही बच्चे के हेड से साउंड आएगा। तो वो क्या है यहाँ पर? क्रैकर स्पॉट और मैक्विन साइन। जो स्कार्प साइन है, क्या है? स्कार्प साइन है जनरली किस में देखने को मिलता है? जनरली यदि किसी जॉइंट में कुछ प्रॉब्लम हो तब देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वन इज द बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव BFHI वॉज लॉन्च्ड इन द ईयर। तो BFHI बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव कब लॉन्च किया गया था? 1991 में, 1992, 1993 और 1994 में। तो BFHI की शुरुआत हुई थी 1992 में। कब? 1992 में इसकी है जो शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट वन इज क्लबिंग ऑफ द फिंगर इज अ साइन ऑफ। तो क्लबिंग ऑफ फिंगर का साइन है किस में देखने को मिलेगा? शॉक, क्रोनिक लंग्स डिसीज, क्रोनिक रीनल फेलियर या फिर ग्लूकोमा में। तो क्लबिंग ऑफ फिंगर क्या है? क्लबिंग ऑफ फिंगर देखने को मिलेगा क्रोनिक लंग डिसीज में, जिसको लंबे समय से क्या है? जिसको लंबे समय से कौन सी दिक्कत है? लंग्स के रिलेटेड। स्पेशली आपको या तो सिस्टिक फाइब्रोसिस हो सकता है, या कैंसर हो, या पल्मोनरी फाइब्रोसिस हो। तो यदि जो भी लंबे समय से कोई भी लंग्स के रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो फिंगर्स कैसी रहेंगी? एक तरीके से जो हम ये कह सकते हैं कि फिंगर टिप्स क्या रहेंगी? वल्स रहेंगी, नीचे की तरफ रहेंगी, रेड फिंगर टिप्स रहेंगी, और जो सॉफ्ट नेल वेट्स रहेंगी, बहुत जल्दी नेल्स है जो टूटेंगे भी। तो एक तरीके से इसको क्या कहा गया है? क्लबिंग ऑफ फिंगर। नेक्स्ट वन इज एन इन्फेंट टिपिकली बिगन्स टू सिट विथ सपोर्ट एट द एज ऑफ। तो एक इन्फेंट है जो किस उम्र में सपोर्ट के साथ बैठ सकता है? सपोर्ट पूछा है यहाँ पे। 2 से 4 महीने में, 4 से 6 महीने में, 8 to 10 मंथ या फिर 9 to 12 मंथ। तो याद रखिए 8 to 10 मंथ में तो वो विदाउट सपोर्ट बैठेगा, बट यहाँ पे पूछा गया है क्या? सिट विथ द सपोर्ट। क्या है? सिट विथ द सपोर्ट। 9 to 12 मंथ में तो बच्चे क्राउलिंग करने लगते हैं, कुछ बच्चे खड़े भी होने लगते हैं। तो यहाँ पर बच्चा सपोर्ट के साथ 4 to 6 मंथ में बैठेगा। कितने में? 4 to 6 मंथ में। 2 to 4 मंथ में बच्चा है जो अपना हेड है जो कंट्रोल करना सीख लेगा। क्लियर? नेक्स्ट वन, अ नॉर्मल अपगार स्कोर फॉर अ न्यूबॉर्न इज। तो अपगार है जो यहाँ पर नॉर्मल न्यूबॉर्न का कितना होगा? 2 बार चेक करते हैं हम। एक करते हैं इमीडिएटली एट द टाइम ऑफ बर्थ, दूसरी बार करते हैं जब बॉर्न हुए 5 मिनट हो गए हो तब। तो यहाँ पर ऑप्शन में आपको 4 to 6, बिलो 3, 3 to 4 या फिर 7 एंड अबव। तो नॉर्मल अपगार स्कोर होता है वो होता है 7 और उससे ज़्यादा। बिलो 7 है मतलब बच्चे को है जो इमीडिएटली केयर की ज़रूरत है। क्लियर? तो यहाँ पर कितना? 7 एंड अबव। मैक्सिमम कितना होता है? जो मैक्सिमम है वो होता है 10। नेक्स्ट इज इन इन्फेंट्स बर्थ वेट टिपिकली ट्रिपल्स बाय द एज ऑफ। तो इन्फेंट का बर्थ वेट 3 गुना कब हो जाता है? ट्रिपल्स पूछा है, कितनी उम्र में हो जाएगा? 1 ईयर, 2 ईयर, 16 मंथ, 7 मंथ में। तो ये हो जाता है 1 ईयर में। कितने में? 1 ईयर में। यदि आपसे डबल पूछें तो 6 मंथ बर्थ वेट, डबल पूछें तो कितना? 6 महीने में, ट्रिपल पूछें तो 12 मंथ और 1 ईयर। नेक्स्ट वन, फ्लाइट ऑफ आइडियाज इज मोस्ट कॉमनली ऑब्जर्व्ड इन। तो फ्लाइट ऑफ आइडिया है जो किस में देखने को मिलेंगे? मैनिया में, मेंटल रिटार्डेशन, डिप्रेशन या फिर कंपल्सिव में। तो विचारों की उड़ान, यहाँ पे क्या कहेंगे हम? विचारों की उड़ान और फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ है जो ये किसका है? ये मैनिया वाले में। एक जगह से उनके आइडिया दूसरी जगह वो कब बात करने लगेंगे इस चीज़ पर पता ही नहीं चलेगा। डिप्रेशन वाले तो बिल्कुल शांति बैठेंगे। नेक्स्ट वन, डेलीरियम इज प्राइमरली अ डिसऑर्डर ऑफ। तो डेलीरियम किस तरीके का डिसऑर्डर है? मेमोरी से रिलेटेड, परसेप्शन से,
थॉट से या कॉन्शियसनेस से। तो डिलेरियम में हमारी कॉन्शियसनेस क्या होती है, डिस्टर्ब रहेगी। नेक्स्ट है एन एडोलेसेंट हु इंड्यूस वॉमिटिंग आफ्टर कंज्यूमिंग लार्ज अमाउंट ऑफ फूड मे बी सफरिंग फ्रॉम। तो एक एडोलेसेंट है, क्या है, एक एडोलेसेंट है जो पहले उसने बाइंज ईटिंग की, बहुत सारा खाना खा लिया, बहुत सारा खाना खा लिया, आफ्टर दैट उसने वॉमिटिंग को इंड्यूस किया, मुंह में उंगली डाल के या कुछ भी करके वॉमिटिंग इंड्यूस किया। तो यहाँ पर एक क्या कहलाएगा, बुलिमिया नर्वोसा, ओसीडी मतलब ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, एनोरेक्सिया नर्वोसा, एमेनिया। तो यहाँ पर दो ईटिंग डिसऑर्डर, एक है बुलिमिया नर्वोसा, एक दूसरा एनोरेक्सिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया नर्वोसा वाला खाना खाता ही नहीं है कि हम मोटे हो जाएंगे, बुलिमिया नर्वोसा वाला खूब खा लेगा और बाद में मुंह में उंगली डाल के वॉमिट इंड्यूस कर लेगा। तो ये क्या होगा, बुलिमिया नर्वोसा। क्योंकि यहाँ पे कहा गया है कि एक एडोलेसेंट है, पहले खूब खा लिया है, बाइंज ईटिंग कर ली है, देन आफ्टर वॉमिट इंड्यूस की है, तो वो क्या है यहाँ पर, बुलिमिया नर्वोसा। नेक्स्ट वन, पीडोफीलिया इज अ फॉर्म ऑफ। तो पीडोफीलिया का मतलब क्या है, जहाँ पर भी पीडो वर्ड जुड़ता है दैट मीन्स यहाँ पर बच्चों के रिगार्डिंग बात की जा रही है। तो ये क्या है, मेंटल एब्यूज़, चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज़, वर्बल एब्यूज़ या फिर फिजिकल एब्यूज़। तो ये चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज़। नेक्स्ट वन इज थैनेटोफोबिया इज द फियर ऑफ। थैनेटोफोबिया किससे डर लगता है, फोबिया मतलब तो डर लगना है, थैनेटो मतलब क्या है, डेथ, फायर, हाइट या मैरिज। मैरिज का तो गेमोफोबिया होता है, यहाँ पर होगा थैनेटोफोबिया मतलब मौत से डर लगना। इससे बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए, एक दिन आनी सभी के लिए है, किसी ना किसी फॉर्म में सबको आने वाली हो। तो यहाँ पर थैनेटोफोबिया मतलब क्या है, मौत से डर लगना। नेक्स्ट वन इज ब्यूलर्स 4 A's ऑफ सीजोफ्रेनिया इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो ब्यूलर्स के 4 A हैं जो सीजोफ्रेनिया के, तो यहाँ पर इन 4 A के सभी इंक्लूडेड साइन है, किसी एक को छोड़कर। अफेक्टिव डिस्टर्बेंस, एम्बिवेलेंस टेंडेंसी, ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन, ऑटिस्टिक थिंकिंग। तो यहाँ पर जो नहीं देखने को मिलता है सीजोफ्रेनिया वाले में वो होता है एडिटरी हेल्यूसिनेशन। ये सेकेंडरी सिम्टम में होगा, प्राइमरी में नहीं होगा, मतलब 4 A's जो ब्यूलर्स के सीजोफ्रेनिया के सिम्टम है उनमें इंक्लूडेड है, नहीं होगा। मूव करेंगे, और ये चीज़ आप ध्यान में रखिए, जो भी लोग ये पेपर देख रहे हैं, चाहे अपकमिंग टाइम में आप कोई से भी स्टेट के लिए कोई सा भी नर्सिंग एग्ज़ाम देते हैं, क्वेश्चन आपको हेल्पफुल रहेंगे। तो ज़रूरी नहीं कि उत्तराखंड वाले तो अपनी आंसर कीज मैच कर ही रहे होंगे, दूसरे स्टेट वाले भी इस पेपर को देख सकते हैं, क्योंकि ये 2026 का पहला क्वेश्चन पेपर है जो कि CHO के लिए कंडक्ट करवाया गया है। मिस्टर एक्स सीज अ फ्लोरल पैटर्न ऑन वॉलपेपर एंड परसीव्स इट एज एन एनिमल, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो एक पर्सन है, उनको जो वॉलपेपर है, फ्लोरल जो दीवार है, उनको दीवार पे लग रहा है फ्लोरल पैटर्न है, लेकिन उनको लग रहा है कि कोई एनिमल जा रहा है। तो ये क्या है, इल्यूज़न है, हेलुसिनेशन है, डिल्यूज़न है, या फिर इसमें से कुछ नहीं है। ये उनका इल्यूज़न, दैट मीन्स वहाँ पर कुछ प्रेजेंट है, फ्लोरल पैटर्न है वॉलपेपर पर, लेकिन वहाँ पे कोई एनिमल नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका आंसर, इल्यूज़न। नेक्स्ट इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड न्यूरोटिक डिसऑर्डर एक्सेप्ट, मतलब यहाँ पे साइकोटिक पूछा गया है। सभी क्या हैं यहाँ पर, न्यूरोटिक हैं, किसी एक को छोड़कर। OCD, एंजाइटी, एक्सोजीनस डिप्रेशन ये हैं, लेकिन सीजोफ्रेनिया क्या है यहाँ पर, साइकोटिक है। क्या है, साइकोटिक है। नेक्स्ट वन, इन लेज़े फेयर लीडरशिप हु इज़ प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसीजन मेकिंग। तो लेज़े फेयर लीडरशिप स्टाइल के तहत यहाँ पर डिसीजन लेने के लिए कौन जिम्मेदार होता है, लीडर, सीनियर मैनेजमेंट टीम, ग्रुप और टीम, या फिर एक्सटर्नल कंसल्ट। तो लेज़े फेयर मेथड है जो लीडरशिप में इस तरीके की होती है कि टीम एक दूसरे से मिलकर डिसीजन लेती है। इसके कभी कभी फ़ायदे भी होते हैं और कभी कभी नुकसान भी होते हैं। मतलब यहाँ पे मैनेजर है जो अपने एम्प्लॉय से पूछ कर ही डिसीजन लेगा। तो ये क्या है, ग्रुप और टीम। नेक्स्ट वन, द स्टॉक लेवल एट विच अ फ्रेश सप्लाई ऑर्डर मस्ट बी प्लेस्ड इज। तो स्टॉक लेवल है जहाँ पर नया फ्रेश माल है जो सप्लाई किया जाएगा, वो कहलाता है ऑर्डरिंग लेवल। क्या है, ऑर्डरिंग लेवल। ऑप्शन में था रिकॉर्ड लेवल, बफर स्टॉक, ऑर्डरिंग लेवल और स्टोरेज स्टॉक। नेक्स्ट वन,
मिडिल लेवल मैनेजमेंट इज ऑल्सो रिफर्ड टू एज, तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या कहलाता है? टेक्निकल लेवल, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल, एक्सिक्यूटिव लेवल या फिर ऑपरेटिव लेवल? तो ये कहलाता है एक्सिक्यूटिव लेवल। नेक्स्ट वन, अ नर्सिंग ऑडिट प्राइमरली एग्जामिन, तो नर्सिंग ऑडिट में क्या चेक किया जाता है? क्या चेक किया जाएगा इसमें? फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पेशेंट डेमोग्राफिक्स, नर्सिंग रिकॉर्ड एंड केयर क्वालिटी या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी? तो नर्सिंग रिकॉर्ड में चेक किया जाएगा नर्सिंग रिकॉर्ड्स और किस तरीके की केयर मरीज को प्रोवाइड की गई है वो। फिर हमारा क्वेश्चन, द एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट वॉज पास्ड इन द इंडिया इन, ESI एक्ट कब पास किया गया था? 1961, 1945, 1948 या फिर 1952 में? तो ESI एक्ट आया था 1948 में। कब? 1948 में। नेक्स्ट वन है एब्रीविएशन HS, होरा सोमनी इज यूज्ड टू इंडिकेट मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। होरा सोमनी लास्ट टाइम आई थिंक हरियाणा के पेपर में आया था, उत्तराखंड के पेपर में भी आया था। तो यहाँ पर HS का मतलब होता है एट बेड टाइम, सोने के समय दी जाने वाली मेडिकेशन। क्लियर है? AC लिख दें मतलब बिफोर मील्स, और एट बेड टाइम लिख दिए मतलब होरा सोमनी और HS। नेक्स्ट वन, अ वाटर हैमर और कोरिजेंस पल्स इज द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ, तो वाटर हैमर पल्स किसका फीचर है? मिट्रल स्टेनोसिस में देखने को मिलेगा, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर में, आउटिक स्टेनोसिस, आउटिक रिगर्जिटेशन में, तो ये देखने को मिलेगी और फील होगी आउटिक रिगर्जिटेशन में, वाटर हैमर पल्स और कोरिजियन पल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और WHO, हाउ मैनी मूवमेंट ऑफ हैंड हाइजीन आर रिकमेंडेड? एज पर WHO कितने मूवमेंट हैं जो हैंड हाइजीन में इंक्लूडेड है? 7, 5, 6 या फिर 9? तो एज पर WHO कितने हैं? 5। नेक्स्ट वन, एज पर इंडियन नर्सिंग काउंसिल गाइडलाइंस द रिकमेंडेड नर्स टू पेशेंट रेशियो इज एन ICU इज, तो ICU में नर्स पेशेंट रेशियो कितना होना चाहिए? नर्स टू पेशेंट रेशियो 1/1, 1/3, 1/6 या 1/8? तो नर्स पेशेंट रेशियो होता है ICU का 1/1। ICU का नर्स पेशेंट रेशियो पूछा गया है, नर्स टू पेशेंट रेशियो मतलब एक नर्स कितने पेशेंट के लिए होगी? तो एक नर्स एक पेशेंट के लिए। नेक्स्ट वन, वाइटल साइन आर ऑल्सो नोन एज, तो वाइटल साइंस को और क्या कहा जाता है? क्लिनिकल साइन, कार्डिनल साइन, बॉडी साइन, फिजिकल साइंस। तो वाइटल साइंस को कहा जाता है कार्डिनल साइन। ये आया था त्रिपुरा NHM एग्ज़ाम में। नेक्स्ट वन, फॉर आर्ट्रियल ब्लड गैस एनालिसिस ABG एनालिसिस ब्लड इज़ यूजुअली कलेक्टेड फ्रॉम, तो आर्ट्रियल ब्लड गैस एनालिसिस में ABG एनालिसिस में ब्लड कहाँ से कलेक्ट किया जाता है? वेन से, आर्टरी से, कैपिलरी से, कि कहीं से भी? तो नाम से ही पता चल रहा है, तो यहाँ पे कहाँ से होगा? आर्टरी से। नेक्स्ट वन, अ पल्स रेट ग्रेटर देन 100 बीट्स पर मिनट इज टर्म्ड एज, तो यदि पल्स रेट 100 से ज़्यादा है, पल्स रेट 100 से ज़्यादा है, 100 बीट पर मिनट से ज़्यादा है, तो ये क्या है? टैकीकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया, हाइपरअपनिया फिर ब्रेडिपनिया। तो यहाँ पे देखिए टैकीकार्डिया है मतलब 100 से ज़्यादा है, ब्रेडिकार्डिया है मतलब बिलो 60 है। क्या है? बिलो 60 बीट पर मिनट कहते हैं हम, तो क्या है? ब्रेडिकार्डिया। बट यहाँ पे अबव 100 है तो ये टैकीकार्डिया है। क्लियर? नेक्स्ट वन, हाउ ऑफन कैन अ हेल्दी इंडिविजुअल डोनेट होल ब्लड, तो एक कोई स्वस्थ व्यक्ति कितने बार है जो ब्लड डोनेट कर सकता है? एवरी 2 मंथ में, एट एनी टाइम, एवरी 3 मंथ या फिर एवरी 6 मंथ में? तो एक कोई हेल्दी इंडिविजुअल अपने जीवन हर साल, एवरी ईयर हम बात करते हैं, तो 6 टाइम्स इन अ ईयर, 6 टाइम्स इन अ ईयर मतलब 2 मंथ्स। यदि यहाँ पर फ्रिक्वेंटली कहें कि हेल्दी इंडिविजुअल कितने बार ब्लड डोनेट कर सकता है, तो हर 2 महीने में, साल में 6 बार, और कितना? साल में 6 बार तो यहाँ पे कर सकता है, लेकिन 56 डे, यदि यहाँ पे डेज में हम बात करें तो कितना? 56 डेज में। क्लियर? 56 डेज में मतलब यहाँ पर 2 महीने हो गए आपके, तो यहाँ पे एज पर ऑप्शन आप यहाँ पे कह सकते हैं, एनी टाइम नहीं कर सकते हैं।
नेक्स्ट वन इज एज पर, जो यहाँ पे ब्लड डोनेट करने के जो भी रूल्स हैं एज पर दैट, उनके 56 दिनों के अंदर यहाँ पे आप है जो ब्लड डोनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, इफ अ फायर ब्रेक्स आउट इन अ वार्ड द नर्स फर्स्ट एक्शन शुड बी टू, जाती है तो एज अ नर्स आप सबसे पहले क्या करेंगे? कॉल द फायर ब्रिगेड, इवैक्यूएट पेशेंट फ्रॉम इमीडिएट डेंजर, शट ऑफ द ऑक्सीजन सप्लाई, अटेम्प्ट टू एक्सटिंग्विश द फायर विथ एन एक्सटिंग्विशर। क्या करेंगे आप एज अ नर्स? आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी कि जो भी पेशेंट हैं उनको इवैक्यूएट करने की कोशिश कीजिएगा। इवैक्यूएट पेशेंट्स फ्रॉम इमीडिएट डेंजर, देन आप फायर ब्रिगेड को कॉल कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, बट आपकी फर्स्ट एक्शन पूछा है तो क्या होगा? इवैक्यूएट पेशेंट फ्रॉम द डेंजर। नेक्स्ट वन, इन हॉस्पिटल ऑक्सीजन सिलेंडर्स आर टिपिकली कलर्ड कोडेड। ऑक्सीजन सिलेंडर का कलर पूछा है, कौन सा होता है? ब्लू तो नाइट्रोजन के हैं, यहाँ पर होता है ब्लैक विथ अ वाइट टॉप, ब्लैक सिलेंडर वाइट टॉप के साथ में। नेक्स्ट वन इज द आइडियल एंगल ऑफ निडल इंसर्शन फॉर एन इंट्राडर्मल इंजेक्शन इज। तो इंट्राडर्मल इंजेक्शन का यहाँ पे एंगल पूछा है, कितने डिग्री एंगल पर आप ये इंजेक्शन देंगे? इंट्राडर्मल लाइक जो BCG वैक्सीन देते हैं वो 45 डिग्री, 60 डिग्री, 10 to 15 डिग्री या 30 डिग्री। तो ये दिया जाता है 10 से 15 डिग्री पर। कितना? 10 से 15 डिग्री पर। नेक्स्ट वन, कोर बॉडी टेम्परेचर इज हाईएस्ट ड्यूरिंग द। तो कोर बॉडी टेम्परेचर सबसे ज़्यादा कब होता है? अर्ली मॉर्निंग, आफ्टरनून में, लेट आफ्टरनून और अर्ली इवनिंग, या फिर नाइट में? तो जो कोर बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा होता है वो होता है लेट आफ्टरनून में। कब? लेट आफ्टरनून और अर्ली इवनिंग में। नेक्स्ट वन, द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फर्टिलाइजेशन की साइट पूछी है, कौन सी है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है? एम्पुला ऑफ द फैलोपियन ट्यूब, इस्थमस ऑफ द फैलोपियन ट्यूब, इनफंडिबुलम या फिर इंटरस्टिशियल पोर्शन में। तो ये होता है एम्पुला ऑफ द फैलोपियन ट्यूब में। कहाँ पर? एम्पुला ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। नेक्स्ट वन, द प्राइमरी कॉज ऑफ मेनोपॉज इज। तो मेनोपॉज का प्राइमरी कॉज क्या है? लैक ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन, डिक्लाइन इन एस्ट्रोजन प्रोडक्शन, एक्सेस एस्ट्रोजन या फिर एक्सेस प्रोजेस्ट्रॉन। तो फर्स्ट कॉज होता है किसका? इसका यहाँ पे प्राइमरी कॉज होता है मेनोपॉज का क्या? एस्ट्रोजन का प्रोडक्शन है जो कम होना। मेनोपॉज का मतलब होता है परमानेंटली पीरियड्स आना बंद होना और सेजेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन। तो यहाँ पर एस्ट्रोजन प्रोडक्शन क्या हो रहा है? धीरे धीरे कम होते जा रहा है। मेनोपॉज का मेन रीज़न यही है। नेक्स्ट वन, अ वुमेन हु इज़ प्रेग्नेंट फॉर द फर्स्ट टाइम। यदि कोई महिला पहली बार प्रेग्नेंट होती है तो यहाँ पे क्या टर्म यूज़ किया जाएगा? मल्टीपैरा, प्रीमी पैरा, नली पैरा या फिर प्रीमी ग्रेविडा। तो यहाँ पर जो वर्ड यूज़ होगा वो होगा प्रीमी ग्रेविडा। प्रीमी मतलब फर्स्ट, ग्रेविड मतलब होता है प्रेगनेंसी। नेक्स्ट वन, एंटी-डी इम्यूनोग्लोबुलिन शुड बी एडमिनिस्टर्ड टू एन RH नेगेटिव मदर आफ्टर द डिलीवरी ऑफ एन RH पॉजिटिव बेबी विद इन। एंटी-डी इम्यूनोग्लोबुलिन दिया जाता है यदि RH नेगेटिव मदर है लेकिन उसके बच्चे की डिलीवरी RH पॉजिटिव हुआ है बेबी। तो यहाँ पे आप उसको जो एंटी-डी इम्यूनोग्लोबुलिन देना है विद इन कितने टाइम के अंदर देना है? 6 घंटे, 24 घंटे, 72 घंटे या 10 दिन के। तो यहाँ पर एक एक्चुअल ड्यूरेशन होता है वो होता है 72 घंटे। कितना? 72 घंटे। नेक्स्ट वन, पोस्टपार्टम हेमरेज इज डिफाइंड एज ब्लड लॉस। PPH में ब्लड लॉस कितना होता है? 200 ml, 300 ml, 400 ml या फिर 500 ml। PPH पोस्टपार्टम हेमरेज में ब्लड लॉस होता है मोर देन 500 ml। कितना? 500 ml से ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द शो इज ऑब्स्ट्रेटिक रिफर्स टू। तो यहाँ पर गायनिक में OBG में शो का मतलब पूछा है, हमारा ये कोई टीवी वाला शो नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा? एक्सपल्शन ऑफ द म्यूकस प्लग मिक्सड विद द ब्लड, इंगेजमेंट ऑफ द फीटल हेड, लीकेज ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड या फिर नन ऑफ दीज। शो का मतलब होता है, इसका एक्चुअल में हम कहते हैं ब्लडी शो। क्या है? ब्लडी शो। इसीलिए यहाँ पे कहा है ऑब्स्टेट्रिक्स में क्या होगा इसका मतलब।
तो इसका मतलब होता है जो म्यूकस प्लग है ड्यूरिंग कंसीव करने के टाइम पर सर्विक्स को क्लोज कर दिया जाता है म्यूकस प्लग से। म्यूकस प्लग से सर्विक्स क्लोज हो जाती है। लेकिन जब ये प्लग ओपन होता है तो ब्लड के साथ में म्यूकस बाहर आती है। तो यहाँ पर वही है एक्सपल्सन ऑफ द म्यूकस प्लग मिक्स्ड विद द ब्लड। नेक्स्ट वन, एन एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स AFI ऑफ लेस देन 5 सेंटीमीटर इंडिकेट, यदि एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स 5 सेंटीमीटर से भी कम है, क्या है AFI इंडेक्स 5 सेंटीमीटर से भी कम है, मतलब क्या है पॉलीहाइड्रोमनियस, इसमें तो हाई होगा। क्या होता है AFI इंडेक्स हाई होता है, तो ये तो नहीं होगा। नॉर्मल फ्लूइड ये भी नहीं है, यहाँ पे होगा ओलिगोहाइड्रोमनियस। क्या होगा ओलिगोहाइड्रोमनियस, मतलब एमनियोटिक फ्लूइड है क्या हो गया है कम हो गया, कहते हैं पानी की कमी हो गई। नेक्स्ट वन, मेमरी ग्लैंड्स आर मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ, तो मेमरी ग्लैंड किसका मॉडिफिकेशन रूप है, सलाइवरी ग्लैंड मतलब लार ग्रंथियाँ, लेक्ट्राइमल ग्लैंड मतलब आंसू वाली ग्रंथियाँ, स्वेट ग्लैंड्स मतलब पसीने वाली ग्रंथियाँ, या फिर सेबेसियस ग्लैंड जो सीबम बनाती हैं, तो ये स्वेट ग्लैंड्स का। नेक्स्ट वन, द फर्स्ट लाइन ड्रग फॉर ओव्यूलेशन इंडक्शन इज, यदि किसी महिला में टाइम पर है जो ओव्यूलेशन की प्रोसेस नहीं हो रही, ओव्यूलेशन की प्रोसेस का मतलब यहाँ पे क्या होता है एग नहीं बन रहे हैं, ओव्यूलेशन का मतलब होता है एग बनना। तो यहाँ पर ओव्यूलेशन इंड्यूस करने के लिए फर्स्ट लाइन ड्रग कौन सी अपनाई जाती है, डेनाजोल, क्लोमिफेन सिट्रेट, लेवोनोजेस्ट्रल या फिर एस्ट्रॉइडल। एक चीज़ मैं बता दूं, जो भी लोग ये क्लास देख रहे हैं नावाडेज बहुत सारी मेडिकल एडवाइस ले लेके बहुत सारे लोग घर पे ही मेडिकेशन ले लेते हैं, तो ये काम मत किया कीजिए। तो यहाँ पर एज़ पर दैट जो WHO के अकॉर्डिंग जो यहाँ पे बेस्ट ड्रग है वो क्या है, क्लोमिफेन सिट्रेट, जो ओव्यूलेशन को इंड्यूस करने के लिए यूज़ की जाती है। नेक्स्ट वन, रेडियोग्राफिक कॉन्ट्रास्ट स्टडी ऑफ द फैलोपियन ट्यूब इज नोन एज, तो रेडियोग्राफिक कॉन्ट्रास्ट के थ्रू फैलोपियन ट्यूब की स्टडी की जाती है कि फैलोपियन ट्यूब में कोई ब्लॉकेज तो नहीं है, किसी भी तरीके से ट्यूब कहीं बंद तो नहीं है, तो वो क्या कहलाएगा, हिस्ट्रोसाल्पिंगोग्राफी, माइलोग्राफी, पाइलोग्राफी या फिर हिस्ट्रोग्राफी। तो ये कहलाती है हिस्ट्रोसाल्पिंगोग्राफी। क्या है, हिस्ट्रोसाल्पिंगोग्राफी। नेक्स्ट वन, कुलिन साइन और पेरी अम्बलाइकल ब्रशिंग इज एसोसिएटेड विथ, ये भी मैंने इमेज बेस्ड आपको कई बार बताया है कि नाभि के दोनों साइड जो एक साइन देखने को मिलता है वो है जिसमें पर्पल टाइप की स्किन रहेगी। तो ये क्या है, कुलिन साइन है, किसमें देखने को मिलता है, अपेंडिसाइटिस में, कोलिसिस्टाइटिस में, एक्यूट पैंक्रेटाइटिस या फिर सिरोसिस में। तो ये देखने को मिलता है एक्यूट पैंक्रेटाइटिस में, किसमें, एक्यूट पैंक्रेटाइटिस में। प्लूरल इफ्यूजन इज ऑल्सो टर्म्ड एज, तो प्लूरल इफ्यूजन को और क्या कहा जाता है, हीमोथोरिक्स, न्यूमोथोरिक्स, हाइड्रोथोरिक्स या फिर स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरिक्स। तो ये कहलाता है हाइड्रोथोरिक्स। न्यूमोथोरिक्स का मतलब तो होता है गैसेस का एक तरीके से फ्लूइड का फिल्डअप होना। नेक्स्ट वन, मायोपिया इज करेक्टेड विद द, तो मायोपिया को किससे ठीक किया जाता है, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव, बाइफोकल या फिर सिलेंड्रिकल। तो ये ठीक किए जाते हैं किससे, कॉनकेव लेंस से। नेक्स्ट है द ट्यूनिका एडवेंसिया इज द आउटर लेयर ऑफ, तो हमने वेंस और आर्टरी की लेयर पढ़ी, स्पेशली आर्टरी की लेयर, तो यहाँ पर वही ब्लड वेसल्स की लेयर है। ऑप्शन में है आपको टेस्टिस, स्क्रोटम और किडनी। तो ये जो ट्यूनिका एडवेंटिया है किसकी लेयर है, आउटर लेयर है ब्लड वेसल्स की। नेक्स्ट वन, द फोर्थ क्रेनियल नर्व इज द, तो चौथे नंबर की क्रेनियल नर्व कौन सी है, ट्रॉक्लियर, एब्ड्यूसेंस, फेसियल या फिर ट्राइजेमिनल। तो फोर्थ क्रेनियल नर्व है यहाँ पर ट्रॉक्लियर नर्व। क्रेनियल नर्व है वो कौन सी है, ट्रॉक्लियर नर्व। आपको एग्जाम में नर्व्स हैं जो पूछी जाती हैं, हो सकता है आपको 7th पूछ लें, हो सकता है आपको 5th पूछ लें, या हो सकता है आपको 6th पूछ लें। तो क्रेनियल नर्व यहाँ पे कौन सी है, ये ट्रॉक्लियर नर्व 4th नंबर की क्रेनियल नर्व है। तो यहाँ पर टोटल 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व होती हैं, कितनी होती हैं, 12 पेयर। जैसे ऑल्फैक्ट्री हम कहें तो फर्स्ट है स्मेल के लिए, ऑप्टिक विजन के लिए हो गई, ऑक्यूलोमोटर 3rd है, ट्रॉक्लियर आपकी 4th हो गई। 5th नंबर पे आपकी यहाँ पे दी गई है, ये कौन सी है, 5th है, ट्राइजेमिनल है। एब्ड्यूसेंस है जो आपकी कौन सी है, 6th नंबर की हो गई, क्लियर। फिर आपकी फेसियल नंबर है यहाँ पे 7th की हो गई, 5, 6, 7 और ये है यहाँ पे 4th
4, 5, 6, 7, तो 4th नंबर की क्या है, ट्रोक्लियर नर्व। 8वें नंबर की वेस्टिबुलोकोक्लियर, जो बॉडी बैलेंस और हियरिंग दोनों में हेल्प करेगी। फिर आपकी आती है 9वें नंबर पे ग्लोसोफेरेंजियल, जो कि मिक्स्ड है, मोटार नर्व भी और सेंसरी भी है। फिर आपकी वेगस आती है 10वें पे, 11वें पे एक्सेसरी, फिर 12वें पे आपकी हाइपोग्लॉसल नर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फाइंडिंग एसोसिएटेड विथ परनीसियस एनीमिया इज। तो परनीसियस एनीमिया में क्या देखने को मिलेगा? वीक रेड टंग, राइस वाटर स्टूल, हाइड्रोक्रोमिक रेड ब्लड सेल्स, या फिर इनमें से कुछ भी नहीं। तो राइस वाटर स्टूल तो देखने को मिलता है किसमें? कोलेरा में। यहाँ पे आपका इससे कोई लेना देना नहीं है। परनीसियस एनीमिया में देखने को मिलती है बीफी रेड एट्रोफिक टंग। करेंगे हम, द कार्डिनल फीचर ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम में सब सिम्टम देखने को मिलेंगे। कार्डिनल का मतलब होता है क्लासिकल, क्या होंगे? क्लासिकल, सभी हैं किसी एक को छोड़कर। एडिमा होता है, हाइपोएल्ब्यूमिनिया होता है। हाइपोएल्ब्यूमिनिया क्यों होता है? क्योंकि प्रोटीन यूरिया होता है, पूरा एल्ब्यूमिन जो मेन प्रोटीन है वो प्रोटीन के साथ फ्लश हो रहा है। तो यहाँ पर ये तीनों होते हैं, एडिमा भी होगा, हाइपोएल्ब्यूमिनिया भी होगा, प्रोटीन यूरिया भी होगा, लेकिन हाइपोनेट्रेमिया देखने को नहीं मिलेगा। क्या होगा? हाइपोनेट्रेमिया नहीं होगा। नेक्स्ट वन, इनसेंसिबल फ्लूइड लॉस अकर्स मेनली थ्रू द। तो इनसेंसिबल फ्लूइड लॉस है जो किसके द्वारा होता है? मतलब जो दिखेगा नहीं, किसके द्वारा होगा? वुंड ड्रेनेज से तो दिख जाएगा कि हो रहा है, यूरिन से दिखेगा, जीआईटी से पता चलेगा कि जो आप स्टूल पास करते हैं लूज मोशन जा रहा है, हार्ड है, कॉन्स्टिपेशन है। बट स्किन और लंग्स से जो फ्लूइड लॉस हो रहा है वो आपको इनविजिबल रहेगा। डायबिटीज़ इंसिपिडस इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ। तो डायबिटीज़ इंसिपिडस किसकी कमी के कारण होगी? कौन से हार्मोन के कारण कमी के कारण होगी? तो होती है वैसोप्रेसिन और एंटी डायूरेटिक हार्मोन। यहाँ पे इसको वैसोप्रेसिन भी आप कह सकते हैं। इंसुलिन होता है डीएम के लिए, डायबिटिक मेलाइटिस के लिए। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? डायबिटिक इंसिपिडस के लिए पूछा है तो एडीएच और एंटी डायूरेटिक हार्मोन और वैसोप्रेसिन। नेक्स्ट वन, डिगॉक्सिन इज जनरली कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन पेशेंट विद। डिगॉक्सिन और डिजिटालिस एजेंट किस पेशेंट में कॉन्ट्राइंडिकेट रहेंगे? हाइपरटेंशन में, हाइपोटेंशन में, ब्रेडिकार्डिया में, टैकीकार्डियम। हाइपरटेंशन का मतलब ब्लड प्रेशर नॉर्मल से हाई हो जाना, 120/80 नॉर्मल होता है, हाइपो में कम हो जाना। ब्रेडिकार्डिया का मतलब होता है जब पल्स रेट कितनी हो जाए? बिलो 60 बीट पर मिनट हो जाए तो हो गए। पल्स रेट बिलो 60 बीट पर मिनट हो जाए तो टैकी में कितना होगा? 100 और इससे ज़्यादा पल्स रेट जाएगी। क्लियर है यहाँ पे? तो यहाँ पर ब्रेडिकार्डिया है, यदि पल्स रेट 60 से कम है तब डिगॉक्सिन नहीं देना है, मरीज की यहाँ पे जान चली जाएगी यदि ऐसे केस में आपने दे दिया तो। यहाँ पे ब्रेडिकार्डिया के केस में कॉन्ट्राइंडिकेट रखी जाएगी डिगॉक्सिन। इसीलिए डिगॉक्सिन देने के पहले सबसे पहले पल्स रेट है जो चेक की जाती है। नेक्स्ट वन, फीचर्स ऑफ एन इफेक्टिव एजुकेशनल पोस्टर इंक्लूड। तो यदि आप एजुकेशनल पोस्टर बनाते हैं तो उसके इफेक्टिव होने के जो अच्छे अच्छे, जैसे मैंने आपके लिए कुछ अच्छा सा प्रेजेंटेशन दिया, तो इफेक्टिव कब होगा? जब उसमें सिंप्लिसिटी होगी कि आपको समझ में अच्छे से आए, अट्रैक्ट करे, अच्छी अच्छी इमेज ऐड कर दी जाए, अप्रोप्रिएट रहे, इधर उधर की बातें उसमें ऐड ना की जाए, मीनिंगफुल रहे। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा कि ये सभी पॉइंट्स हैं जो इफेक्टिव एजुकेशनल पोस्टर को मेंटेन करने का काम करेंगे। नेक्स्ट वन, एन एग्जाम्पल ऑफ वन वे कम्युनिकेशन इज। तो इनमें से वन वे कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल कौन सा है? मतलब ओनली एक साइड से ही आप बोल पाएंगे। जैसे अभी आपकी क्लास चल रही है तो यहाँ से मैं बस आपको पूरे क्वेश्चन के आंसर बता पाऊंगी। तो इनमें से कौन सा है? क्लासरूम लेक्चर, ग्रुप डिस्कशन, कॉन्फ्रेंस या वर्कशॉप। तो वर्कशॉप में जो टीचर आपको कुछ सिखा रहा है आप उससे बात भी कर सकते हैं, तो 2 वे हो गया। कॉन्फ्रेंस में भी पूछ सकते हैं, लेकिन क्लासरूम लेक्चर क्या हो जाएगी? वन वे कम्युनिकेशन प्रोसेस हो जाएगी। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टिपिकली यूज्ड एज एन एवालुएशन। तो एवालुएशन में क्या यूज़ नहीं किया जाएगा? ऑप्शन में है आपके एनेक्डोटल रिकॉर्ड, चेकलिस्ट, इंटरव्यू, डिमॉन्स्ट्रेशन। तो देखिए
इवैल्यूएशन का मतलब होता है कि आपने अभी तक क्या क्या किया, उसके रिजल्ट आउटकम क्या निकल के आए। तो एनेक्डोटल रिकॉर्ड से पता चलेगा कि आपने कितना अभी तक पढ़ा लिखा, चेकलिस्ट से भी पता चलेगा, इंटरव्यू से आपका नॉलेज पता चल जाएगा। क्या आप डिमॉन्स्ट्रेशन करके बता पाएंगे? इवैल्यूएशन एज पर डिमॉन्स्ट्रेशन कभी भी नहीं निकाला जाएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? डिमॉन्स्ट्रेशन। नेक्स्ट वन, विच टीचिंग मेथड इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर एजुकेटिंग इलिटरेट विलेजर? यदि गांव के लोग अनपढ़ हैं, क्वेश्चन ध्यान से देखें, यदि अनपढ़ लोग हैं, इलिटरेट लोग हैं, तो उनके लिए सबसे अच्छी और इफेक्टिव मेथड कौन सी होगी? कुछ भी चीज़ बताने की एजुकेटिंग मेथड कौन सी होगी यदि लोग इलिटरेट हैं, पढ़े लिखे हैं तब? लेक्चर, सिंपोजियम, कॉन्फ्रेंस, यहाँ पे होगी रोल प्ले, या फिर आप ये भी कह सकते हैं डिमॉन्स्ट्रेशन। यहाँ पे इनके लिए डिमॉन्स्ट्रेशन और रोल प्ले। जैसे आपको तंबाकू के ऊपर बताना है कि तंबाकू के क्या साइड इफ़ेक्ट हैं, आपकी फैमिली, यदि किसी अल्कोहलिज्म के लिए आपको बताना है तो रोल प्ले करके आप 4 लोग बन के बताएंगे कि एक शराबी है, क्या फैमिली है, किस तरीके से पूरी इफ़ेक्ट हो रही, तो उनको वो चीज़ बहुत इजीली समझ में आएगी। उनको लेक्चर, क्योंकि पढ़े लिखे नहीं हैं, तो ना उनको लेक्चर का असर पड़ेगा, ना सिंपोजियम का, ना कॉन्फ्रेंस का। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल अमीनो एसिड? तो यहाँ पर एसेंशियल अमीनो एसिड कौन से हैं? ग्लाइसिन, प्रोलिन, ट्रायोसिन या फिर वैलिन? तो जो एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं इनमें से कौन से हैं? एसेंशियल अमीनो एसिड कौन से हैं? तो यहाँ पर एसेंशियल अमीनो एसिड है वैलिन। कौन सा है? वैलिन। एक्चुअल में कितने होते हैं? 9। कितने? 9 एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं। हिस्टिडिन, आप चाहें तो नोट कर लीजिए। आइसोल्यूसिन, हो सकता है स्पेलिंग थोड़ी बहुत इधर उधर हो जाए। फिर आपका आता है ल्यूसिन, ल्यूसिन है। फिर है आपका लाइसिन। फिर आपका आता है मिथेनोन, मिथेनोन के बाद आपका आता है फिनाइलिन। फिर देन आपका आता है थ्रेओनिन। सब में 9 जुड़ते जा रहा है, आपको याद रखना है। फिर आता है आपका ट्रिप्टोफेन, ट्रिप्टोफेन एंड देन वैलिन। तो टोटल 9 एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं। आपको इनके नाम है जो याद रखने हैं, एग्जाम में आपको इनमें से कुछ भी आ सकते हैं। नेक्स्ट वन, अ हिस्टोग्राम इज यूज्ड टू प्रेजेंट। तो हिस्टोग्राम का इस्तेमाल किसको प्रेजेंट करने के लिए किया जाएगा? कंटिन्यूस डेटा के लिए, नॉमिनल डेटा, पेयर्ड डेटा या फिर कैटेगरियल डेटा? तो ये किया जाता है यूज़ कंटिन्यूस डेटा के लिए। किसके लिए? कंटिन्यूस डेटा के लिए। नेक्स्ट वन, विच स्टैटिस्टिकल टेस्ट इज यूज टू कंपेयर द मीन्स ऑफ 2 इंडिपेंडेंट ग्रुप? तो 2 इंडिपेंडेंट ग्रुप के लिए मैनेजमेंट वाली मैंने एक क्लास ली थी, उसमें क्वेश्चन आपको ऐड किए थे, ये पूरी चीज़ें बताई भी थी। तो जो कौन सा यहाँ पर 2 इंडिपेंडेंट ग्रुप के लिए कौन सा टेस्ट यूज़ किया जाएगा? चाय स्क्वायर टेस्ट, स्टूडेंट टी टेस्ट, अनोवा टेस्ट या रिग्रेशन एनालिसिस? तो यहाँ पर होता है टी टेस्ट। कौन सा? स्टूडेंट्स टी टेस्ट। नेक्स्ट वन, अ ब्रीफ समरी ऑफ अ रिसर्च आर्टिकल इज कॉल्ड द? तो रिसर्च आर्टिकल की ब्रीफ समरी कहलाती है एब्स्ट्रैक्ट्स। क्या कहलाती है? एब्स्ट्रैक्ट। नेक्स्ट वन, प्लेजियरिज्म इज डिफाइंड एज? तो प्लेजियरिज्म का मतलब क्या है? ओवर एक्नॉलेजिंग अ सोर्स, यूजिंग समवन एल्स वर्क विदाउट प्रॉपर सिटेशन, पब्लिशिंग द सेम वर्क इन मल्टीपल जर्नल या फिर पीयर रिव्यूइंग वंस ऑन वर्क? तो प्लेजरिज्म का मतलब है यहाँ पर किसी दूसरे के काम को बिना उसकी परमिशन के यूज़ कर लेना। यूजिंग समवन्स वर्क, यूजिंग समवन्स एल्स वर्क विदाउट प्रॉपर सिटेशन, किसी की परमिशन लिए बिना उसके काम को यूज़ कर लेना। फिर है यहाँ पे आपको रैंडम सैम्पलिंग इज ऑल्सो नोन एज। रैंडम सैम्पलिंग को और क्या कहा जाता है? प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, सैम्पलिंग एरर या फिर रैंडम एरर? तो ये कहलाती है रैंडम सैम्पलिंग, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। नेक्स्ट वन, एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स इन अ टिश्यू इज कॉल्ड? तो नंबर ऑफ सेल्स का बढ़ना, किसी भी टिश्यू में नंबर ऑफ सेल्स का बढ़ना क्या कहलाएगा?
एट्रोफी, ये तो यहाँ पे एट्रोफी का मतलब तो होता है श्रिंक हो गई, मतलब घट जाएंगी। मेटाप्लासिया मतलब यहाँ पे 2 से 4, 4 से 8 हो रही हैं। यहाँ पे आपको पूछा गया है सेल्स के नंबर बढ़ रहे हैं, साइज नहीं, सेल्स के नंबर बढ़ रहे हैं, मतलब हाइपरप्लासिया। नेक्स्ट वन, द अर्लीस्ट साइन ऑफ रिवर्सिबल सेल इंजरी इज। तो रिवर्सिबल सेल इंजरी का अर्लीस्ट साइन कौन सा है? सेलुलर स्वेलिंग, मेम्ब्रेन रप्चर, न्यूक्लियर साइनोसिस, फैटी चेंज। तो जो फर्स्ट साइन होता है वो होता है सेलुलर स्वेलिंग और क्लाउडी स्वेलिंग, इसको आप क्लाउडी स्वेलिंग भी कह सकते हैं। नेक्स्ट वन, फाइब्रोनॉइड नेक्रोसिस इज कैरेक्टरिस्टिकली सीन इन। तो फाइब्रोनॉइड नेक्रोसिस किस में देखने को मिलेंगे? ट्यूबरक्लोसिस में, सेरिब्रल इन्फार्क्शन में, इम्यून मीडिएटेड वेस्कुलाइटिस में लाइक मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन, या फिर फैट नेक्रोसिस में। किस में देखने को मिलेगा फाइब्रोनॉइड नेक्रोसिस? ये देखने को मिलेगा मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन में। मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन का मतलब क्या है? कैंसर से रिलेटेड यदि कोई पर्सन है, उसका बीपी वगैरह हाई हो रहा है तो। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिकमेंडेड फॉर डिसइंफेक्टिंग सरफेस कंटामिनेटेड विथ HIV। यदि यहाँ पर HIV का पेशेंट है और सरफेस को आपको डिसइंफेक्ट करना है तो कौन सा केमिकल आप यूज़ करेंगे? कंटामिनेट सरफेस HIV वाले, यदि लिनन हो गया या उस जगह को उसने यूज़ किया, कौन सा डिसइंफेक्शन यूज़ करेंगे? डिटॉल, एल्कोहल, ये होगा यहाँ पे सोडियम हाइपोक्लोराइड। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो हमारे शरीर का, मानव शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है? लार्जेस्ट ऑर्गन पूछा है। ब्रेन, हार्ट, लिवर, स्किन। तो यहाँ पे आपकी स्किन होगी, लिवर नहीं होगा, लिवर नहीं होगा। नेक्स्ट वन, विच बोन इज ऑल्सो नोन एज द कॉलर बोन। तो कॉलर, जहाँ पे हमारी शर्ट टी शर्ट की कॉलर होती है वो है क्लेविकल। कौन सी? क्लेविकल। स्कैपुला को बैकबोन कहा जाता है, स्टर्नम को चेस्ट बोन कहा जाता है। तो यहाँ पर क्लेविकल बोन क्या है? हमारी कॉलर बोन है। नेक्स्ट वन, द सर्किल ऑफ विलस इज एसोसिएटेड विथ। सर्किल ऑफ विलस नाम आपके माइंड में आया, मतलब ब्रेन में सप्लाई करने वाली आर्टरीज आ गई। तो अब यहाँ पे कौन सा होगा? वीनस सिस्टम होगा, सेरिब्रल आर्ट्रियल सिस्टम होगा, लिम्फेटिक सिस्टम होगा, फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होगा। तो सर्किल ऑफ विलस की बात की जा रही है तो यह क्या होगा? हमारा सेरिब्रल आर्ट्रियल सिस्टम। नेक्स्ट वन, विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्ट्रेशन। तो नेफ्रॉन का फिल्ट्रेशन के लिए मेन पार्ट कौन सा है? लूप ऑफ हेनले, कलेक्टिक डक्ट, ग्लोमेरुलस, या फिर डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल DCT। तो होगा ग्लोमेरुलस। क्या है? ग्लोमेरुलस। नेक्स्ट वन, कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइंस विथ हीमोग्लोबिन टू फॉर्म। CO2 है जो हीमोग्लोबिन के साथ मिलके क्या बनाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ मिलके क्या बना सकती है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बो अमीनो हीमोग्लोबिन, रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन, या फिर डीऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो ये बनाएगी कार्बो अमीनो हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट वन, प्रोटीन सिंथेसिस इज अ फंक्शन ऑफ द। तो प्रोटीन का सिंथेसाइजेशन करना किसका काम है? स्मूथ एंडोप्लास्टिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लास्टिक रेटिकुलम का। किसका? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है। नेक्स्ट वन है, ह्यूमन ब्लड इज नॉर्मली। तो pH है जो ह्यूमन ब्लड का कितना होता है? तो यहाँ पे मैंने आपको रटवा दिया होगा ये तो कि 7.35 to 7.45 है नॉर्मली वैल्यू है किसकी? ह्यूमन ब्लड के pH की। नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स बैलेंस एंड बॉडी कोऑर्डिनेशन। तो हमारे शरीर का बैलेंस और कोऑर्डिनेशन का कंट्रोल करने का काम कौन करता है? सेरिब्रम, मेडुला ऑब्लोंगेटा, पोन्स, या फिर सेरिबेलम। तो ये काम करता है सेरिबेलम। ये क्वेश्चन भी कई पेपर में आया हुआ है। फिर जैगरी इज रिच इन। गुड़ है जो हमारा, जो हम ठंडियों में खूब खाते हैं, लड्डू खाते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है? आयरन। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन डाइजेशन। प्रोटीन के ब्रेकडाउन के बाद, डाइजेशन के बाद क्या बनता है? अमीनो एसिड, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, या फिर ट्राइग्लिसराइड। तो ये बनते हैं अमीनो एसिड। क्या बनते हैं? अमीनो एसिड। तो ये था हमारा उत्तराखंड का ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर। क्या था? उत्तराखंड CHO का जो आज पेपर हुआ 1 फरवरी को,
पूरे क्वेश्चन हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिए। आई होप सो कि आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हों। कोई भी आपके मन में डाउट हो आप लोग बेझिझक होकर पूछ सकते हैं। अब जो लोग त्रिपुरा वाले पेपर दिए हैं उनको ऑफिशियल हार्ड कॉपी नहीं मिली थी, जिनको मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन याद हो वो मेरे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।